पहला प्रश्न देख रहे हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है प्रशिक्षण या शिक्षा के द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। दूसरा है सृजनात्मकता में सृजक का अहम प्रश्न होता है, सृजनात्मक चिंतन बंधा हुआ चिंतन होता है। और चौथा विकल्प है सृजनात्मकता में प्रवाहिता, और ये विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा नहीं है, ये धारा प्रवाहिता है। मौखिकता, लचीलापन, ये मौलिकता है, मौखिकता नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पर। ये प्रवाहिता का गुण है, ये धारा प्रवाहिता है, ये मौलिकता है और ये लचीलापन है। आदि विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका जरा आंसर बता दीजिए आप क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका सी दिया है। देख लेते हैं इसका सही प्रश्न क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, देख लेते हैं जरा। इसका सही आंसर है तीसरा जो विकल्प है वो सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। प्रशिक्षण या शिक्षा के द्वारा क्रिएटिविटी को विकसित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण है तो इसको शिक्षा के द्वारा आप विकसित कर सकते हैं, आप उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता में सृजक का अहम प्रश्न होता है। अहम का प्रश्न होता है, अहम कहते हैं कि उस जो व्यक्ति क्रिएटिव है उसने कोई नई रचना बनाई है तो वो उसमें ये देखता है कि ये चीज मैंने बनाई है, मेरी है, तो उसको एक तरह से अपनी सृजनात्मकता में अहम हो जाता है, उसमें उसका ये प्रश्न होता ही होता है। इसलिए ये वाला विकल्प भी सही है। सृजनात्मकता में बंधा हुआ चिंतन नहीं होता, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है, बहुविध, बंधा हुआ नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होता है। इसीलिए ये वाला विकल्प गलत है। ठीक है, आई बात समझ में। अगले प्रश्न पर चलें। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मास्लो के पदानुक्रम में प्रथम चरण को क्या कहा जाता है। जो मास्लो का सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम का, उस पदानुक्रम में उसने जो 5 चरण बताए हैं उसमें पहला क्या है, सम्मान की जरूरत, आत्मबोध, सुरक्षा की जरूरत या जैविक जरूरत। बता दो जरा, जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा इसका आंसर। दूसरे वाले प्रश्न को बता दीजिए जरा। ज्यादातर लोग दूसरे वाले को कह रहे हैं। ज्यादातर लोग दूसरे वाले को कह रहे हैं। कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। देख लेते हैं इसका सही आंसर। देखिए, मैस्लो ने जो अपना हायरार्चिकल थ्योरी दी है उसको एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उसने जो आवश्यकताएं बताई हैं उनको एक क्रम में प्रस्तुत किया है। 1 2 3 4 5 आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे पहली आवश्यकता बताई है शारीरिक जरूरत, और शारीरिक जरूरत को ही कहते हैं जैविक जरूरत। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता। यहां हम इस जरूरत के स्थान पर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बताई है सुरक्षा संबंधी, तीसरे नंबर पर बताई है प्रेम संबंधी, चौथे नंबर पर बताई है सम्मान संबंधी, और 5वें नंबर पर बताया है आत्मबोध। अब आपसे पूछा है कौन सा चरण, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण क्या है, शारीरिक जरूरत, और शारीरिक जरूरत को ही क्या कहते हैं, जैविक, बायोलॉजिकल। आप कंफ्यूज किसमें हो गए, आप कंफ्यूज हो गए कि इसने ऊपर से पहली पूछी है। क्या आपने इसका क्रम कभी ऐसे सुना है क्या, ऐसे इसका क्रम आपने कभी सुना है इसका? नेवर, कभी नहीं सुना होगा। इसका क्रम नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा शारीरिक, जिसको जैविक जरूरत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो 4th विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, जैविक जरूरत।
ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे और इस कंफ्यूजन के लिए ही हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आए हैं ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। आप धैर्य रखिए, आपको धीरे धीरे सारी साइकोलॉजी समझ में आएगी, एक साथ कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी जो लोगों ने इसका आंसर गलत दिया उन्होंने ये सिद्धांत पहले पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आजकल पेपरों में आ रहे हैं वो क्वेश्चन घुमावदार आ रहे हैं जो आपको घुमा देते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न था, ठीक है, निराश मत होइए, जब हमें तो फिर क्या गम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सिर से पैर की ओर जो विकास का सिद्धांत है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल या सिफेलोकॉडल या दोनों या कोई नहीं? ये आंसर, ये प्रश्न कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आना ही आना है किसी भी एग्जाम में, इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। थोड़ा सा सरल प्रश्न है, आपने कई बार देखा होगा। आंसर बता दो जरा। बिल्कुल, मास्लो की हमने ट्रिक भी बताई थी कि मैस्लो एसएसपी सा लगता है, बिल्कुल बताई थी ट्रिक आपको हमने। वीडियो पॉज हो गई है, देखना सर वीडियो रुक गई है क्या? कोई टेक्निकल इशू हो गया था, वो टेक्निकल इशू, टेक्नोलॉजी है नई तो उसमें इशू आते रहते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रॉब्लम समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, उसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल या सिफेलोकॉडल। दो तरह की दिशाएं होती हैं। दो तरह की दिशाएं क्या होती हैं? एक तो दिशा होती है सिर से पैर की ओर और एक होती है केंद्र से बाहर की ओर, या फिर परिधि से या फिर मध्य से बाहर की ओर। देखो जरा, सुनो ध्यान से। एक दिशा होती है जिसका नाम है सिफेलोकॉडल और एक दिशा होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो दिशाएं होती हैं। इन दोनों दिशाओं को आप याद कर लो अच्छे से। इसमें विकास होता है सिर से पैर की ओर, अर्थात पहले विकास सिर का होता है और सिर का विकास होते हुए नीचे अंगों का विकास होता है, पैर तक के विकासों का। उसके बाद है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि हमारे सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, हमारे मध्य का विकास होता है, हमारी धड़ जिसे कहते हैं उसका विकास होता है, उसके बाद बाहर के अंगों का होता है। ये सिद्धांत ये कहता है। तो इसको पेपर में कई नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं सिरापदाभिमुख। सिरापदाभिमुख का मतलब सिर से पैर की ओर, विमुख मतलब होता है की ओर, ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिफेलोकॉडल, ठीक है। यह बात क्लियर हुई? देख लेते हैं जरा।
बिल्कुल, निशा ने बिल्कुल सही बताया है। रविवंशी का आंसर बिल्कुल सही है, रविवंशी का आंसर बिल्कुल सही है। देख लेते हैं इसका क्या सही आंसर है। इसका सही आंसर है सिफेलोकॉडल। अगर आपसे पूछा गया होता कि केंद्र से बाहर की ओर विकास जो होता है उसको क्या कहते हैं, तब आंसर क्या होता, तब आंसर होता प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। बुद्धि का संरचना मॉडल किसने विकसित किया? अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं है करना है आपको। गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने, जीन पियाजे और फ्रीमैन, ये 4 विकल्प हैं और पूछा है कि बुद्धि का संरचना मॉडल बताओ जरा किसने दिया है। गिलफोर्ड ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है या फ्रीमैन ने दिया है? इसका आसान सा जवाब है, दे दो जरा जल्दी से। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं जरा क्या होगा इसका आंसर, देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है गिलफोर्ड। देखिए, अब इन विकल्पों की बात करें तो इन विकल्पों से भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। अल्फ्रेड बिने ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था बुद्धि का एक तत्व, यूनिफैक्टर थ्योरी। और गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है त्रिआयामी, उसी को कहते हैं बुद्धि का संरचना मॉडल। ठीक है, त्रिआयामी जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, 3D थ्योरी है, उसी का नाम है बुद्धि का संरचना मॉडल। ठीक है, तो आप इस बात को याद कर लो कि ये जो सिद्धांत है गिलफोर्ड का वो पेपर में कई नामों से आ सकता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का संरचना मॉडल, 3D थ्योरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्लियर। और ये जो 2 लोग बचे, जीन पियाजे और फ्रीमैन, इनका कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर सही है तीसरा। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, निशा बघेल ने बिल्कुल बताया है कि क्योंकि इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके पेपर में, किसी भी पेपर में डेवलपमेंट वाले थ्योरी में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा। कैसे प्रश्न आते हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विकास परिवर्त्य होता है। परिवर्त्य का मतलब होता है मॉडिफाई, संशोधन योग्य। दूसरा है विकास संस्कृति से प्रभावित नहीं होता। तीसरा विकल्प है विकास निरंतर होता है। और चौथा विकल्प है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आंसर बता दो जरा जल्दी से, आप लोगों को पता है इसका आंसर, बता दो जरा जल्दी से। शाबाश, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बिल्कुल, ये जो डी आंसर कहा है प्रतीक ने, ये बिल्कुल गलत है। डी वाला आंसर बिल्कुल गलत है। सभी लोगों ने जो आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। उन्होंने आंसर दिया है कि विकास संस्कृति से प्रभावित नहीं होता, जबकि होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। तो जो संस्कृति पार्ट है वो पार्ट किसका है? एनवायरमेंट का। तो संस्कृति भी प्रभावित कर देगी। जिस कल्चर में आप रह रहे हैं वहां से आपका सामाजिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, वहां से आपका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो सकता है, वहां से आपका मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है कि विकास संस्कृति से प्रभावित नहीं होता, होता है। विकास परिवर्त्य होता है, यह बात सही है। विकास को मॉडिफाई किया जा सकता है, विकास निरंतर होता है, यह भी बात सही है। और विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। यह बात आपको विकास के सिद्धांतों से पता चलेगी जब आप पढ़ेंगे विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति क्या कहती है? विकास की गति कहती है कि शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में कैसा होता है? तीव्र। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? उसका नाम है चाइल्डहुड। उसमें कैसा होता है? मंद, स्लो हो जाता है। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या हो जाता है? फिर तीव्र हो जाता है। अर्थात आप यहां पे 3 तरह की बात देख रहे हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुनेंगे जरा सभी लोग। यहां पे आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र है, बाल्यावस्था में विकास की गति मंद है, किशोरावस्था में फिर तीव्र है। क्या ये एक जैसी है? नहीं ना,
एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ये देखो इसको जस्टिफाई कर रही है बात कि तीव्र होती है पहले, फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है, एक बार फिर पुनः मंद होगी। जब आप किशोरावस्था में जैसे ही एंटर करेंगे तब तीव्र होने के बाद जब आप अडल्ट होंगे तो वहां पे आपकी जो विकास की गति है वो पुनः मंद हो जाएगी। तो कभी एक जैसी तो नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने चौथा विकल्प दिया था उनका आंसर इसलिए गलत है क्योंकि चौथा विकल्प तो बिल्कुल सही है। ओके, आप जरा बता दीजिए आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट करके बताओ जरा। आपकी कमेंट ले लेते हैं, बताओ जरा ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, निशान ने बिल्कुल सही बताया है। आई बात समझ में? कमेंट कर दो जरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने ये वाला वर्ड शायद पहली बार सुना हो सकता है, क्योंकि आपने जीन पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनको अलग अलग संदर्भ में पढ़ा है। किसी ने पढ़ा है संवेदी पेशी अवस्था, किसी ने पढ़ा है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आपने पढ़ा है मूर्त संक्रियात्मक और फिर आपने पढ़ा है अमूर्त या औपचारिक। लेकिन इनमें से तो कोई नाम ही नहीं है। इनमें से जो नाम दिया है वो दिया है स्थूल संक्रियात्मक। फिर भी आप जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या समझ रहे हैं आप स्थूल से? स्थूल से आप क्या समझ रहे हैं ये मुझे बताओ। आप बताइए जरा। कुछ लोग ए बता रहे हैं, भारत सिंह का आंसर ए है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिला है। इसीलिए मैं इस प्रश्न को लेके आया हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है कि प्रश्न पेपर में एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ ले तो आप उस प्रश्न को करने के योग्य हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। देखिए, अगर इसमें सिंपल पूछा गया होता कि ये कौन सी अवस्था है तो सारे लोगों का आंसर सही होता। जब प्रश्न आपको घुमा के दिया गया तो आप भी घूम गए उसमें। देखते हैं जरा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष। अब आप मुझे ये बताओ कि जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो आपने पढ़ी हैं किस रूप में। आज आपको मैं एक नई जानकारी देता हूं। नई जानकारी ये है कि सबसे पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय या इसी का नाम है इंद्रिय जनित। अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसी को कहते हैं संवेदी प्रेरक, इसी को कहते हैं संवेदी परिचालन। देखिए, ये भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पहली वाली स्टेज के पूछे जाते हैं। अब आपसे ये पूछा गया पहली स्टेज, उसके बाद आती है दूसरी अवस्था जिसको कहते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या पूछा जा सकता है पूर्व परिचालन, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं मूर्त। मूर्त वस्तुएं ऐसी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं स्थूल, और वो वस्तुएं होती हैं ठोस संक्रियात्मक। और चौथा जो स्टेज है फोर्थ, उसका नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि स्थूल, इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कही गई है। इसकी आयु कितनी होती है? 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष। इसकी होती है 2 से 7, इसकी होती है 7 से 11 और इसकी होती है 11 से ऊपर। तो आपसे पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है, तो इसका सही आंसर है 7 से 11। बात समझ में आई? एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि बात समझ में आ गई।
हाँ, इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने, बिल्कुल बिल्कुल इसकी ट्रिक बताई थी, उसको एक बार और बता देते हैं ताकि जो हमारे नए लोग हमसे जुड़े हैं वो इसको याद कर लें। इसकी ट्रिक भी बताई थी, बिल्कुल सही ध्यान उठाया है किसी ने, जिसने भी ध्यान उठाया है उसने सही बताया है बिल्कुल। इसकी जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये इसकी ट्रिक बताई थी। सबने मतलब संबंधी, संवेदी, पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी मतलब औपचारिक या अमूर्त। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियमों का प्रतिपादक कौन है? ब्लूम, पावलोव, थॉर्नडाइक या फ्रायड? आप इसका आंसर दीजिए जरा। सबसे सिंपल क्वेश्चन आज का सबसे सरल प्रश्न। यह प्रश्न मैं सोचता हूं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, देखो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो प्रकार के नियम बताए हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक नियम कितने बताए हैं? 3। प्राथमिक नियम कितने बताए हैं? 3। गौण नियम कितने बताए हैं? 5। ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी TAP, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव या परिणाम। TAP, टैप, इसके मुख्य नियम है। और गौण नियम कितने हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहले नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा नियम है आंशिक क्रिया का, तीसरा है मनोवृत्ति का, चौथा है आत्मीकरण का, और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? आपको मैं रचनाएं बार बार करा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम के लिए कोई भी पुस्तक और रचना इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या ब्रूनर? आप बताओ जरा इसका आंसर। बता दो जरा जल्दी से। जो लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर बता देंगे। जो लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर बता देंगे। बताओ जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। देख लेते हैं। जीन प्याजे की पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो जीन प्याजे की यह पुस्तक है नहीं। वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम क्या है? वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम है क्या? वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम क्या है? यहां पे समझो जरा। आपको मैं एक बात बताता हूं कि देखिए जरा, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक है किसकी? जीन प्याजे की। और वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में।
एक बार अच्छे से समझ लो कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक जीन पियाजे की है, थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक वाइगोत्स्की की है, कोहलबर्ग की पुस्तक का नाम है डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है किसने? कोहलबर्ग ने, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है। और द रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन जो रचना है वो ब्रूनर की है। ब्रूनर भी दोनों लोगों का सहयोगी है। जैसे जो संज्ञानवाद है, उस संज्ञानवाद से जो निर्मितिवाद निकला है, जो रचनावाद निकला है, जिसमें बालक अपने ज्ञान की संरचना खुद करता है, उसका समर्थक ब्रूनर भी है। तो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जितना जीन पियाजे जरूरी है, वाइगोत्स्की जरूरी है, उसी कैटेगरी का आदमी है ब्रूनर। इसलिए आपको इसकी रचना का पता होना जरूरी है। आप इसको याद कर लो। इसका आपको पता ही है कि ये जो पीडीएफ हम करवा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारी क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। किस नंबर पे? आपको 7300613863 जो हमारी कोचिंग का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करना है, उस पे ये आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर कितने हैं? 2, 3, 4, 5। जल्दी से बता दो जरा। सिंपल क्वेश्चन। ये प्रश्न काफी सिंपल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जरूरी भी है, क्योंकि आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होती है, हार्ड क्वेश्चनों की संख्या कम होती है। इसलिए आपको सरल से कठिन की ओर ले जाया जा रहा है। आपको मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं वो किस सिद्धांत पर करा रहा हूं? मैं करा रहा हूं सरल से कठिन की ओर। पहले आपको सरल प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे इन प्रैक्टिस सेटों का जो स्तर है वो बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो बताओ जरा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। बता दो जरा। बहुत सारे लोगों ने 3 टाइप्स बताए हैं, 3, दूसरा बता रहे हैं बहुत सारे लोग। देख लेते हैं, इसका आंसर सही है 3। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास। नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या बताए हैं? 3 तो बताए हैं स्तर, और 6 बताई हैं अवस्थाएं, जिनको चरण भी कहते हैं, क्योंकि हर स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। हर स्तर के 2-2 चरण बताए हैं, इसलिए टोटल चरण कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, पता है ना आपको। इसके बारे में डिटेल में हम लाइव क्लास किसी दिन लेंगे, जल्द ही कोहलबर्ग का पूरा टॉपिक आपको समझाएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये 3 और 6 एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। किसी भी विकल्प में 3 और 6 नहीं आएंगे, क्योंकि विवाद खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि स्तर को जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो जब अंग्रेजी बनाएंगे तो एक ही विकल्प आएगा। अगर यहां पे ये पूछा गया होता कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर हैं, 3 विकल्प में नहीं होता, 6 होता, तो वो 6 आंसर होता। क्योंकि 2 और 4 और 5 ये नाम की उसके सिद्धांत में कोई भी चीज नहीं है। क्या है? या तो 3 है या फिर 6 है। चरण कहें, अवस्था कहें, स्तर कहें, अंग्रेजी में सबका अर्थ एक ही होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 3 से, या फिर इसमें होता 6, 3 नहीं होता तो 6 आंसर होता। ये बात समझ में आई आपकी? में ये बताओ जरा, ये बात समझ में आई 3 और 6 वाली? एक बार मुझे ओके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा। दोनों नहीं होंगे, यही तो बता रहे हैं भाई। जो आप पूछ रहे हैं कि दोनों होते तो, दोनों नहीं होंगे एक साथ। दोनों होंगे तो प्रश्न विवादित हो जाएगा, बोनस अंक देगा। क्योंकि 3 उसने स्तर भी बताए हैं
और लेकिन जब पेपर जब बनता है कोई भी तो वो अंग्रेजी वर्जन में बनता है, जब आप उसकी हिंदी करेंगे तो वहां पर फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, और विवाद खड़ा हो जाएगा इसके लिए कोर्ट में जाएगा मामला, वहां से आपको बोनस मिलेगा, तो वो विवाद होगा ही नहीं। जब मैंने आपसे कह दिया कि मेरी बात पर इतना विश्वास करो कि जब 3 है तो फिर 6 नहीं होगा, और 6 है तो फिर 3 नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है? बताओ जरा, हरलॉक ने, हॉल ने, वैलेंटाइन ने या जॉन्स ने? कमेंट कर दो जरा जल्दी से। चरण बताएंगे जिस दिन हम लाइव लेके आएंगे इसको, कोलबर्ग के सिद्धांत को, इसमें इसके चरण के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इनके डिटेल में हम क्लास लाइव किसी दिन जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलर की तीनों की लाइव क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम आपको थ्योरी समझाएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। बताओ जरा इसका आंसर, किसने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है? बता दो जरा। बहुत सारे लोगों ने बताया है ए, कुछ लोगों ने बताया है सी। बताओ जरा जल्दी से। इसका जो सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है जॉन्स। बहुत सारे प्रैक्टिस सेटों में और बहुत सारी बुक में ये परिभाषा गलत लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने कहा है, ऐसा लिखा हुआ है, जो कि गलत है। बहुत सारे लोग ये पढ़ाते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने कहा है, जो कि गलत है। यह परिभाषा जॉन्स की है। इस बात को आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि ये परिभाषा की जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की रिपीटेशन है, यह बात जॉन्स ने कही है। हॉल है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल की परिभाषा क्या है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, आंधी तूफान, तनाव, झंझावत, जो भी आंधी तूफान आते हैं वो सब हॉल लेके आता है। वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। हरलॉक की किशोरावस्था की कोई परिभाषा नहीं है। जॉन्स ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी में। तो आज हमारी इस क्लास में 10 प्रश्न थे और इसके बाद अब हम समापन की ओर हैं। लास्ट सूचना ये है आपके लिए कि अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी है और आपको चाहिए, आप अपने फ्रेंड को ये पीडीएफ देना चाहते हैं, तो हमारे कोचिंग के 7300613863 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आज की हमारी क्लास कैसी रही उसके लिए आप हमें बता दीजिए, और बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म जो आज और कई जगह कल है उसका आनंद लीजिए। एक बार फिर एपेक्स परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे ओनली ऑन एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।